चाहने वालों, आप जानते हैं कि T4 पर मैं शिवम वर्मा आपको कभी-कभी कहानियाँ सुनाया करता था और एक लंबे अरसे से मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैं फिर वापस आ चुका हूँ T4 पर एक नई कहानी को। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत प्राचीन काल से ही इस दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा रहा है। विभिन्न भागों से भारत में यात्री, योद्धा, व्यापारी आते और जाते रहे। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में से रोमन, यूनानी, चीनी, अरबी यात्रियों के नाम बहुत सारे फेमस, बहुत सारे आपने सुने, जैसे कि मेगास्थनीज, डियोडोरस, डाइमेकस। इसके अलावा जब हम बात करते हैं चीनी यात्रियों की तो वैनसांग, फायान। अरबी यात्रियों की बात करते हैं तो अल मसूदी, अल बरूनी, सुलेमान वगैरह वगैरह के नाम आपने सुने होंगे। पर ऐसा कभी हम लोग सुनते हैं कि भारत से कोई यात्री नहीं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जो दरअसल भारत से चीन और उसने अपनी विद्वता से चीन में एक बृहद कह सकते हैं छाप छोड़ी। हम बात करने वाले हैं कुमार जी के बारे में। ये बात लगभग 300 से 400 के बीच की है। कश्मीर एक विद्वान थे जिनका नाम था कुमार। ठीक है, तो ये उचा नामक राज्य के अधीन एक नगर है। कालांतर में उचा की राजकुमारी जीवा से इनका विवाह। उचा में कुमारायण और जीवा जीवन यापन करता ही थी। अभी उसी समय उस समय पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। माता और पिता, पिता का नाम कुमारायण और माता का नाम जीवा था, तो पुत्र का नाम इन दोनों के नाम को संयुक्त अक्षरों को मिलाकर कुमार जी रखा जाता है। पर दुर्भाग्य की बात यह होती है कि कुछ समय पश्चात कुमारायण की मृत्यु हो जाती है और कुमार जी दरअसल में कहें तो बिना पिता के हो जाते हैं। इसी बीच उनकी माता को लगता है कि अब कुमार जीव की शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाना चाहिए। उचा को छोड़कर कश्मीर आ जाती है, जहाँ कुमारायण की शिक्षा दीक्षा पूरी होती है। कुमारायण नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, कुमार जीव की शिक्षा दीक्षा का कार्य होता है। कुमार जीव जो है विद्वता हासिल करते हैं बुद्धिस्ट ग्रंथों में, और उसके बाद जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो लौट जाते हैं एक बार फिर से उचा की ओर। उचा जाते समय जब कुमार जी रास्ते में कासगर में अपना पड़ाव डाले हुए थे, तो उसी समय चीनी सेना ने कासगर पर हमला हो, और इस हमले में जो है उचा इस विद्वान को, कश्मीर के इस विद्वान को चीनी सेना अपने साथ चीन लेकर। कहा जाता है कि चीन का जो उस समय शासक था उसने अपने सेनानायकों को बाकायदा यह आदेश दिया था कि कुमार जी को ससम्मान चीन लाया जाए। कुमार जी को चीन ले जाया जाता है, जहाँ खुद चीनी सम्राट आते हैं कुमार जी को रिसीव करने के लिए। उसके बाद कुमार जी चीन में रहते हैं, चीन में विद्वतापूर्ण कार्य करते हैं, कई सारे बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुवाद की परियोजना चलाते हैं। चीनी राजधानी छांगान में रहते हुए कुमार जी एक गृहस्थ जीवन भी शुरू करते हैं। यद्यपि कुछ समय पश्चात कुमार जी की गृहस्थ जीवन से इच्छा हट जाती है और वो पुनः अपने जो है अनुवाद विभाग में वापस लौट आते हैं। कुमार जी ने छांगान में रहते हुए प्रज्ञा पारमिता सूत्र का पुनः अनुवाद करवाया, क्योंकि ऐसा उनका मानना था ये जो प्राचीन अनुवाद है वो पुनः एक्यूरेट नहीं है। तो प्रज्ञा पारमिता का पुनर्नुवाद करवाया। इसके अलावा उन्होंने बुद्धिकोश के बारे में भी लिखा और अन्य कई सारे बुद्धिस्ट ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करवाया। कालांतर में जब जानते हैं कि आयु कांस्टेंट है वो हमेशा चलती रहती है, तो जब कुमार जी की मृत्यु हो गई चीन में, तो चीन में ही बाकायदा पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ कुमार जी का अंतिम संस्कार। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि कैसे प्राचीन काल में कई सारे विद्वान भारत न सिर्फ आए बल्कि भारत से गए। उन्होंने
भारत की एक जो है अच्छी छवि इस दुनिया को छोड़ दी। आज हम जिस भारत में रहते हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका कुछ भी अनुकरण कर सकें। क्योंकि जैसा कि मेरे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि अपने देश के साथ कभी गद्दारी मत करना, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी हम अक्सर ये कहानी का एपिसोड लेकर आते रहते हैं। अभी मैं कुछ समय से बिजी चल रहा था, बट अब मैं वापस आ गया हूँ। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो प्लीज हमारे T4 सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वंस अगेन, ताकि हम लोग अगली बार एक और नई प्रेरक कहानी के साथ जुड़ सके। मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी कहानियां जो हमें बताते हैं कि भारतीय इतिहास में हम लोग कहाँ थे। और हमें सिर्फ भारतीय इतिहास में सीमित नहीं रहना है कि इतिहास को हम लोग बहुत ज्यादा महान। अब हमें इतिहास से शिक्षा लेकर वर्तमान में भी अपनी महानता के परिचय नहीं। हमें दुनिया को ये बताना है कि भारत को क्यों विश्व गुरु कहा जाता है। आज की दुनिया के आज के स्टैंडर्ड पर जब हम आगे बढ़ेंगे, हम विकास करेंगे, तब ये माना जाएगा कि हाँ, भारत कल भी विश्व गुरु था, भारत आज भी विश्व गुरु। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले